Hello बच्चों, let's read out the question first. Paragraph for questions 56 to 59. So यहाँ पर हमें पैराग्राफ गिवन है. पैराग्राफ में क्या बोल रहा है देख लेते हैं. An LCR series circuit with 100 ohm resistor is connected to an AC source of 200 volt and angular frequency of 300 radian per second. एक LCR सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस है 100 ओम, वोल्टेज है 200 वोल्ट का और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 300 रेडियन पर सेकंड के बराबर. अब आगे बोल रहा है कि व्हेन ओनली द कैपेसिटेंस इज रिमूव्ड द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 60 डिग्री. जब हम सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस को रिमूव करेंगे तो उस टाइम पर करंट लैग करता है वोल्टेज को, यानी कि रिजल्टेंट वोल्टेज को 60 डिग्री से. When only the inductance is removed, the current leads the voltage by 60 degree. जब सिर्फ हम इंडक्टेंस को रिमूव करते हैं तो उस टाइम पर करंट रिजल्टेंट वोल्टेज को लीड करता है बाय 60 डिग्री. सो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इम्पीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट इज. सो बताइए इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट क्या होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So देखिए इसमें हम जो LCR सर्किट की फेजर डायग्राम होती है, ठीक है, LCR सर्किट की फेजर डायग्राम उसका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. सो देखिए कैसे. सो यहाँ पर इसकी मैं फेजर डायग्राम यदि ड्रॉ करूँ तो वो कुछ इस तरीके से बनती है. जो करंट होता है इसको हम यहाँ पर लेते हैं और रेजिस्टेंस के लिए करंट इन फेज होता है, यानी कि रेजिस्टेंस के लिए करंट एंड वोल्टेज इन फेज होंगे, ठीक है. वहीं पर इंडक्टिव वोल्टेज जो होता है वो करंट को लीड करता है बाय द एंगल ऑफ पाई बाय 2 इन आइडियल केस, ठीक है. और जो कैपेसिटिव वोल्टेज होता है वो करंट को लैग करता है बाय द एंगल ऑफ पाई बाय 2 इन आइडियल केस. सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर देखिए कैसे यूज करेंगे. तो सबसे पहले तो मुझे रेजिस्टेंस कितनी गिवन है, R इज इक्वल टू 100 ओहम के इक्वल. उसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर थीटा की वैल्यू गिवन है, दोनों ही केसेस में 60 डिग्री है. सो उसको हम यहाँ पर 60 डिग्री कंसिडर करेंगे. अब यहाँ पर मैं दो केसेस लेकर चलूंगा, ठीक है. जब हमने कैपेसिटर को रिमूव कर दिया, व्हेन कैपेसिटर इज रिमूव्ड, ठीक है. सो सर्किट कैसा हो गया, इंडक्टिव इन नेचर, ठीक है. सर्किट कैसा हो जाएगा, इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा. अब यदि मैं उस टाइम पर फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं सो किस तरीके से ड्रॉ होंगी, इस तरीके से. यानी कि जो करंट है वो रेजिस्टिव वोल्टेज का तो इन फेज होगा और यहाँ पर लेट सपोज कि ये इंडक्टिव वोल्टेज है. सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. और ये जो रिजल्टिव वोल्टेज है वो करंट को क्या कर रहा होगा, यानी कि जो करंट है वो रिजल्टेंट वोल्टेज को लैग कर रहा होगा बाय द एंगल ऑफ 60 डिग्री. ये हो गया फर्स्ट केस, ठीक है. अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं जब हम सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इंडक्टर और इंडक्टेंस को रिमूव कर रहे हैं. इंडक्टर बोलो या फिर इंडक्टेंस बोलो. सो जब हम सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर को रिमूव कर रहे हैं सो उस टाइम पर जो सर्किट है वो कैपेसिटिव हो जाएगा इन नेचर, ठीक है. वो कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा. सो उस टाइम पर फेजर डायग्राम कैसे बनेंगी, इस तरीके से, राइट. ये हो जाएगा करंट आई, यहाँ पर हो जाएगा वोल्टेज इन रेजिस्टेंस, यहाँ पर हो जाएगा वोल्टेज इन कैपेसिटेंस. और इस टाइम पर जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरीके से आएगा जो कि जिसमें करंट लीड कर रहा होगा रिजल्टेंट वोल्टेज को बाय द एंगल ऑफ 60 डिग्री. ये हमें पैसेज में यहाँ पर गिवन है. देखिए कैपेसिटेंस इज रिमूव्ड, करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है 60 डिग्री से, वही यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है. और फिर सेकंड में जब इंडक्टेंस को रिमूव कर दिया तो करंट लीड कर रहा था वोल्टेज को, वो यहाँ पर मैंने सेकंड केस में बता दिया. सो देखिए इन दोनों ही केसेस में, ठीक है, इन दोनों ही केसेस में यदि मैं इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को कंसिडर करूं, ठीक है, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं इनको कंसिडर करूं और यहां से मैं यदि tan ऑफ थीटा की वैल्यू लिखूं, ठीक है, tan ऑफ थीटा, सो वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए फर्स्ट केस में आ जाएगा VL डिवाइडेड बाय VR के. दैट विल बी इक्वल्स टू VL को हम लिख सकते हैं I इंटू XL डिवाइडेड बाय VR को लिख सकते हैं I इंटू R. सो यहाँ से I कैंसल हो गया
मुझे tan ऑफ थीटा, ठीक है, हियर आई एम राइटिंग कि tan ऑफ थीटा ये किसके इक्वल मिल जाएगा, एक्सएल डिवाइडेड बाय आर के इक्वल। सिमिलरली यदि मैं सेकंड केस को डिस्कस करूं, सो देखिए यहाँ पर tan ऑफ थीटा किसके इक्वल हो रहा है, एक्सी डिवाइडेड बाय आर के इक्वल। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्सी बाय आर ही आएगा, क्योंकि वीसी बाय वी आर, फिर आई इंटू एक्सी कर देंगे, आई इंटू आर, आई कैंसिल हो जाएंगे, एक्सी बाय आर के इक्वल आ जाएगा। सो देखिए यहाँ से मुझे क्या रिलेशन मिल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि देखिए जो रेजिस्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आर टाइम्स ऑफ tan ऑफ थीटा के इक्वल मिल रहा है। फिर उसी तरह से इंडक्टिव रिएक्टेंस मुझे आर टाइम्स ऑफ tan ऑफ थीटा के इक्वल मिल रहा है। दोनों क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये कंडीशन कब होती है, जब सर्किट रेजोनेंस पे हो, यानी कि जो एलसीआर सर्किट है वो कैसा है, रेजोनेंस पर है। देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो एलसीआर सर्किट है वो कैसा है, एट रेजोनेंस। वो कैसा है, एट रेजोनेंस है। और एट रेजोनेंस जो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट है वो किसके इक्वल हो जाती है, रेजिस्टेंस के, दैट इज आर के इक्वल हो जाती है। तो सिंपली यहाँ से इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट हमारी कितनी निकल के आ जाएंगी, 100 ओहम की इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ फेजर डायग्राम से। Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.